डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने थायराइड ग्लैंड पढ़ना है। कल हमने पढ़ा था अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड पार्ट सेकंड। वो हम एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सका मैं, तो मैंने उसे दो पार्ट्स में अपलोड किया, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। तो आज का ग्लैंड जो है दैट इज़ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है ये हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो सबसे पहला पॉइंट, इट इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। Largest endocrine gland and it weighs about 25 grams. इसका जो weight है, it weighs about 25 grams. Around 25 grams होता है इसका weight. And it is H-shaped, having two lobes. इसकी shape जो है ये H-shaped होता है. It is H-shaped. Sometimes we call it butterfly shaped also. इसकी शेप जो है वो रिजेंबल करती है बटरफ्लाई शेप्ड, बटरफ्लाई की जैसी होती है, बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड। और इसके दो लोब्स जो होते हैं एच में, जैसे ये दो लोब्स होते हैं और बीच में ये एच इस लाइन से जुड़ा हुआ होता है। इसी तरह से चूँकि ये भी एच शेप्ड है या बटरफ्लाई शेप्ड है, इसके भी दो लोब्स होते हैं। देयर आर टू लोब्स and these two lobes are attached to each other by means of a tissue called isthmus. ISTHMUS, isthmus. तो ये isthmus जो होता है, it connects the two lobes of the thyroid gland. और ये कहाँ पे होता है? एट द अपर एंड ऑफ ट्राइकिया, बिलो लैरिंग्स। एट अपर एंड ऑफ ट्राइकिया, बिलो द लैरिंग्स। तो ट्राइकिया के अपर एंड में होता है ये थायराइड ग्लैंड, मीन्स इन अवर थ्रोट। तो वहाँ पे होता है ये थायराइड ग्लैंड। इस थायराइड ग्लैंड में देयर आर अराउंड 3 मिलियन फॉलिकल्स इन द थायराइड ग्लैंड। 3 मिलियन फॉलिकल्स। There are around 3 million follicles in thyroid gland and these follicles are arranged in lobules. These follicles, ये जो follicles होते हैं ये arranged in lobules. Lobes होते हैं, उन्हीं lobes में arrange होते हैं ये follicles, and each lobule and in each lobule there are around 40 follicles. 40 follicles in each lobule. तो कितने लोब्यूल्स होंगे? क्योंकि देर आर अराउंड 3 मिलियन फॉलिकल्स। 3 मिलियन फॉलिकल्स मीन्स 30 लाख फॉलिकल्स। तो एंड दे आर रिच इन ब्लड कैपिलरीज। और ये जो फॉलिकल होता है, फॉलिकल इज लाइनड बाय, ये लाइनड होता है बाय ग्लैंडुलर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आपने एपिथेलिया के बारे में पढ़ा होगा इन योर 9th क्लास। तो इट इज लाइनड बाय ग्लैंडुलर क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड इट इनक्लोजेज अ हार्मोन। इसी फॉलिकल में इट इनक्लोजेज अ टाइप ऑफ अ फ्लूइड, एक सेमी फ्लूइड होता है इन फॉलिकल्स में। ये जो फॉलिकल्स होते हैं 3 मिलियन फॉलिकल्स, इनमें एक सेमी फ्लूइड होता है, सेमी फ्लूइड, जो कि पूरी तरह से फ्लूइड ना हो, सेमी फ्लूइड हो। तो विस्कस थोड़ा सा होता है। जो ये सेमी फ्लूइड होता है, जो कि सिक्रीट होता है फ्रॉम दीज फॉलिकल्स। ये फॉलिकल्स जो एक फ्लूइड सिक्रीट करते हैं सेमी फ्लूइड, इट इज कॉल्ड कोलॉइड। एंड दिस कोलॉइड, इस कोलॉइड के अंदर, इस सेमी फ्लूइड के अंदर हार्मोन्स होते हैं। देयर आर हार्मोन्स इन दिस कोलॉइड। तो ये जो फॉलिकल्स होते हैं थायराइड ग्लैंड में, ये एक सेमी फ्लूइड सिक्रीट करते हैं और वो सेमी फ्लूइड को हम कोलॉइड कहते हैं। और इसी कोलॉइड में थायराइड हार्मोन्स होते हैं। तो नाउ देयर आर, ये जो फॉलिकल्स होते हैं जो ये कोलॉइड सिक्रीट करते हैं, इसमें जो हार्मोन्स होते हैं दे आर आयोडिनेटेड अमीनो एसिड्स। दे आर आयोडिनेटेड अमीनो एसिड्स या आयोडिनेटेड अमीनो एसिड्स होते हैं टेट्राआयोडोथायरोनीन एंड ट्राईआयोडोथायरोनीन, जिन्हें हम T3 और T4 कहते हैं। दे आर द आयोडिनेटेड, इनके साथ आयोडीन होता है अमीनो एसिड्स। क्या क्या? एक तो होता है टेट्राआयोडो
thyronine, and number second, that is triiodothyronine. Triiodo means T3, and this is T4, tetraiodo, 4 iodine, and here 3, that's why it's called T3, and this is called a T4. तो इनमें से जो टेट्राआयोडोथायरोनीन है, इट इज़ पॉपुलरली नोन एज थायरोक्सिन हार्मोन, टेट्राआयोडो। जो इनमें ये वाला हार्मोन है, कौन सा, टेट्राआयोडोथायरोनीन, इसी को पॉपुलरली क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। सो थायरोक्सिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द फॉलिकल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो और एक हार्मोन भी यहाँ पे सिक्रेट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द कैल्सिटोनिन, क्योंकि फॉलिकल्स के बगैर कुछ सेल्स होती हैं इस थायराइड ग्लैंड में, एंड दो सेल्स आर कॉल्ड इंटरफॉलिकुलर सेल्स या पैराफॉलिकुलर सेल्स, इंटरफॉलिकुलर सेल्स और पैराफॉलिकुलर सेल्स। पैराफॉलिकुलर सेल्स, ये जो इंटरफॉलिकुलर या पैराफॉलिकुलर सेल्स होती हैं, ये क्या, इन्हें सी सेल्स भी कहते हैं, कॉमनली दे आर नोन एज सी सेल्स, और ये सिक्रीट करती हैं एक और हार्मोन, दैट इज कॉल्ड द कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन, तो कैल्सिटोनिन हार्मोन भी एक तो पॉपुलरली थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, एंड देन देयर इज अनदर हार्मोन व्हिच इज सिक्रीटेड बाय द थायराइड ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड द कैल्सिटोनिन, उसे हम कैल्सिटोनिन भी कहते हैं। अब हम थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में कुछ देख लेंगे कि क्या काम करता है थायरोक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी में। थायरोक्सिन, तो ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द टेट्राआयोडोथायरोनीन, जो कि पहले ही मैंने कहा, इट इज़ टेट्राआयोडोथायरोनीन थायरोक्सिन हार्मोन, और T4, इट्स ऑल्सो नोटेड एज T4, डिनोटेड एज T4। तो ये जो हार्मोन है, इट इज़ द आयोडिनेटेड फॉर्म ऑफ थायरोनीन। ये आयोडिनेटेड फॉर्म है किसकी, थायरोनीन अमीनो एसिड की, बट इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड टायरोसिन। सो इट इज़ डिराइव्ड from amino acid tyrosine। टायरोसिन जो कि एक अमीनो एसिड है, वहाँ उससे ये डिराइव होता है, और इट इज स्टोर्ड इन फॉलिकुलर कोलाइड, जो कि फॉलिक्यूल्स कोलाइड सिक्रीट करते हैं सेमी फ्लूइड, उसमें ये स्टोर होता है, एंड देन इट इज़ रिलीज्ड इनटू द ब्लड व्हेन रिक्वायर्ड। जब ज़रूरत पड़े इसकी बॉडी में, तो उस टाइम ये रिलीज होता है इनटू द ब्लड, डायरेक्टली इनटू द ब्लड, क्योंकि ये जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये या इसे हम एंडोक्राइन हार्मोन भी कहते हैं, तो यहाँ पर डक्ट्स नहीं होते हैं, बल्कि ये हार्मोन डायरेक्टली सिक्रीट होते हैं इनटू द ब्लड। नाउ इसकी फंक्शंस थायरोक्सिन की एक्चुअली वही आपको पढ़नी है कि ये क्या काम करता है हमारी बॉडी में। आपको मालूम होगा, यू मस्ट बी नोइंग अ बिट ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR आपने सुना होगा। तो BMR जो है, थायरोक्सिन जो हार्मोन है, इट कंट्रोल्स द BMR ऑफ आवर बॉडी, इट कंट्रोल्स द BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ आवर बॉडी, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब ये जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है या BMR है, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ कहना चाहूँगा मैं कि BMR क्या होता है। जब हमारी बॉडी रेस्टिंग स्टेट में होती है, तो उस टाइम जब हमारी बॉडी रेस्ट पे होती है, तो उस टाइम एनर्जी का एक्सपेंडिचर कितना होता है हमारी बॉडी को, एनर्जी एक्सपेंडिचर एनर्जी एक्सपेंडिचर ऑफ आवर बॉडी ड्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेट। जब हमारी बॉडी रेस्ट में होती है, तो उसको कितनी एनर्जी लगती है बेसल फंक्शंस का या बेसिक फंक्शंस करने के लिए। बेसिक फंक्शंस होगी, फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग है, ये होती रहेगी, सर्कुलेशन है, ये होती रहेगी, या अंदर से डाइजेशन है, ये होती रहेगी, या और भी जो फंक्शंस हमारी बॉडी में होती रहती हैं, हमारी बॉडी में ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डाइजेशन और रेस्पिरेशन, जो भी फंक्शंस हमारी बॉडी में होती रहती हैं, तो इन फंक्शंस के लिए कितना एनर्जी एक्सपेंडिचर आएगा, कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है व्हेन वी आर एट रेस्ट, एंड दैट इज़ कॉल्ड द बेसल मेटाबॉलिक रेट। और ये एनर्जी ये मेजर होती है इन कैलोरीज।
इन कैलोरीज। तो कितनी कैलोरीज एनर्जी हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है व्हेन वी आर एट रेस्ट, जब हम रेस्ट में होते हैं, ताकि ये अपनी बेसिक फंक्शंस को कैरी ऑन कर सके, लाइक ब्रीदिंग को कैरी ऑन कर सके, सर्कुलेशन को, डाइजेशन को, रेस्पिरेशन को, एंड दिस इज कॉल्ड द बेसल मेटाबॉलिक रेट। सो बेसल मेटाबॉलिक रेट, इट इज द एनर्जी एक्सपेंडिचर ऑफ आवर बॉडी एट रेस्ट टू सपोर्ट द बेसिक फंक्शंस लाइक ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एंड इट इज नीडेड बाय आवर बॉडी इन कैलोरीज। सो नॉर्मली अराउंड 1800 कैलोरीज होता है एक दिन में मेल्स के लिए, और 1400 कैलोरीज फॉर फीमेल्स। दिस इज़ द बेसल मेटा। ये कभी इंक्रीज भी हो जाती है, कभी डिक्रीज भी हो जाती है, डिपेंड्स अपॉन द एक्सरसाइजेज और द फिजिकल लेबर एंड ऑल, आप क्या करते हैं दिन में। एंड जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए एक खास कैलकुलेशन होती है, उसे हम कहते हैं, सो इट इज़ कैलकुलेटेड बाय हैरिस-बेनेडिक्ट इक्वेशन। इसके लिए, इसकी कैलकुलेशन के लिए, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय हैरिस-बेनेडिक्ट इक्वेशन। हैरिस-बेनेडिक्ट इक्वेशन एक इक्वेशन है, उससे कैलकुलेट किया जाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को, एंड इट डिपेंड्स अपॉन योर बेसल मेटाबॉलिक रेट। इस टाइम में उसमें कैलकुलेशन में नहीं जाना चाहूँगा, बट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए याद रखना होगा आपको कि हैरिस-बेनेडिक्ट इक्वेशन से हम इसे कैलकुलेट करते हैं, एंड इट डिपेंड्स अपॉन योर एज, डिपेंड्स अपॉन योर हाइट ऑल्सो, it depends upon your weight also. So it will be different in different people depending upon their age, on their height, on their weight. Then it is calculated by the Harris-Benedict equation. So it was about the basal metabolic rate, which is controlled by the thyroxine hormone in our body. So thyroxine hormone, it is one of the most important hormones in our body. Now other functions also, it regulates the urine output of urine, उसे भी रेगुलेट करता है ये। इट मेंटेन्स द नर्व्स एंड द मस्कुलर टोन ऑफ आवर बॉडी, नर्व्स एंड मस्कुलर टोन ऑफ आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी का मस्कुलर टोन एक होता है या नर्वस टोन होता है, उसे ये मेंटेन करके रखता है। तो देन इट ऑल्सो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल ग्रोथ एंड द मेंटल फैकल्टीज। हमारी जो फिजिकल ग्रोथ है एंड मेंटल फैकल्टी हमारी, उसे ये कंट्रोल करता है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, या फॉर फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल फैकल्टी ऑफ आवर बॉडी। तो इट्स ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट, जिसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। अब देखते हैं ये कुछ इसकी फंक्शंस हैं। जो ये थायरॉक्सिन है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, डेफिशिएंसी होती है कमी, अगर नॉर्मल से कम पड़ जाए ये हमारी बॉडी में, तो क्या हो सकता है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से। उस कंडीशन को हम हाइपोथायरॉयडिज्म भी कहते हैं। हाइपो मीन्स लोअर, हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि नॉर्मल लेवल से लोअर जब इसकी कंसंट्रेशन हो हमारी बॉडी में, हाइपोथायरॉयडिज्म उसे कहते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, उसे कुछ कंडीशंस होती हैं in adults and in infants. So it results in cretinism. उन conditions को हम कहते हैं cretinism and myxedema। दोनों को हम एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे, क्रिटिनिज्म एंड मिक्सिडीमा। तो क्रिटिनिज्म एंड मिक्सिडीमा जो है दोनों हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी में कम सिक्रीट हो जाए दैन नॉर्मल। और जो आयोडीन होता है, अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कम बढ़ जाए हमारी बॉडी में, तो ग्वाइटर हो जाता है, जिसे हम, ये आमतौर आपके ऑब्जेक्टिव्स में आता है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेस ग्वाइटर, जिससे एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाता है और हमारा थ्रोट जो है वहाँ पे बल्जिंग, वो स्वोलन जैसा दिखता है, दैट इज कॉल्ड द ग्वाइटर। तो दैट इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। अब अगर यही हार्मोन जो थायरॉक्सिन है अगर ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर मीन्स मोर, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया जब मोर देन नॉर्मल सिक्रीट हो जाए थायरॉक्सिन हार्मोन, तो उससे भी एक एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है जिसे हम एक्सोप्थैल्मिया कहते हैं, EXOP, एक्सोप्थैल्मिया। एक्सोप्थैल्मिया और ग्रेव्स डिजीज भी इसे कहते हैं, ग्रेव्स डिजीज, इसे ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं। तो अभी हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे
कि ये क्या होता है, क्रिटिनिज्म क्या होता है, मिक्सिडीमा क्या होता है, एक्सोप्थेल्मिया क्या होता है। इट वाज अबाउट द हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। लेकिन मैंने ये भी कहा कि थायरॉक्सिन के साथ साथ एक और हार्मोन सिक्रीट हो जाता है बाय द सी सेल्स और द इंटरफॉलिकुलर सेल्स और पैराफॉलिकुलर सेल्स, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज अ कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन एक और हार्मोन है। तो ऑलरेडी मैंने कहा कि ये सी सेल से सिक्रीट हो जाता है। तो कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है इट चेक करता है हमारी बॉडी में प्लाज्मा कैल्शियम लेवल्स। जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें कैल्शियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम लेवल्स एंड फॉस्फेट आल्सो, चेक्स द लेवल्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन आवर ब्लड प्लाज्मा, हमारे ब्लड प्लाज्मा में चेक करता है इसकी कंसंट्रेशन को, इसकी लेवल को। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए, डिफिशियंसी ऑफ कैल्सिटोनिन, इट रिजल्ट्स इन ऑस्टियोपोरोसिस। डिफिशियंसी, अगर डिफिशियंसी हो जाए कैल्सिटोनिन की, इट रिजल्ट्स इन ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, तो ऑस्टियोपोरोसिस किसे कहते हैं? लॉस ऑफ बोन डेंसिटी, लॉस ऑफ बोन डेंसिटी। तो हमारी बोन्स जो हैं वो ब्रिटल हो जाती हैं। अगर कभी कभार ऐसा इंसान थोड़ा सा भी गिर जाए कहीं पे तो उसकी बोन्स टूट जाती हैं, क्योंकि जो उसकी बोन डेंसिटी है वो लॉस हो जाती है बिकॉज, और उस कंडीशन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस, बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ कैल्सिटोनिन हार्मोन। तो अब हम देखेंगे जो अभी कुछ कंडीशंस हमने यहाँ पे डिस्कस की कि डिफिशियंसी ऑफ थायरॉक्सिन की वजह से क्या क्या हो सकता है, थायरॉक्सिन की डिफिशियंसी की वजह से। लाइक क्रिटिनिज्म, मैंने कहा क्रिटिनिज्म जो ऊपर मैंने लिखा, क्रिटिनिज्म बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी, यहाँ पे मैंने लिखा था डिफिशियंसी ऑफ हाइपोथायराइडिज्म की वजह से क्रिटिनिज्म हो जाता है एंड मिक्सिडीमा हो जाता है। अब मैं कहूँगा क्रिटिनिज्म क्या होता है। तो ये हाइपोथायराइडिज्म है बट इन इन्फेंट्स। ये किन में हाइपोथायराइडिज्म होता है? इन इन्फेंट्स। इन्फेंट्स होते हैं छोटे बच्चे। तो इन्फेंट्स में जब हाइपोथायराइडिज्म होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकलना शुरू हो जाता है देन द नॉर्मल लेवल्स, देन दैट टाइम वी कैन कॉल इट एज द क्रिटिनिज्म। हम क्रिटिनिज्म इसे कहते हैं। और क्रिटिनिज्म में क्या होता है? डिवार्फिज्म होता है। इसमें डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो जाती है, ग्रोथ ठीक नहीं हो जाती है, तो बच्चे बहुत छोटे रह जाते हैं, डिवार्फ रह जाते हैं। फिजिकल और मेंटल डिफिशियंसीज भी उनमें हो जाती हैं, फिजिकल एंड मेंटल, यानी कि फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ जो है उसमें भी डिफिशियंसी रह जाती है, वो भी ठीक तरह से नहीं हो जाती है, अंडर डेवलपमेंट हो जाती है इनमें, अंडर डेवलप्ड फिजिकल एंड मेंटल फैकल्टीज। और इनमें वो जो नोज़ है वो एक पग नोज़ जैसी बन जाती है, पग नोज़। पग एक्चुअली एक कुत्ते की एक ब्रीड है, इट इज़ अ ब्रीड ऑफ डॉग्स। तो उनमें एक पर्टिकुलर वो होती है, एक नोज़ जो है उसकी शेप होती है जैसे वो ब्रॉड होती है, तो वही जैसी नोज़ इनमें भी बन जाती है, पग नोज़। और इनमें लाइक स्कैंटी हेयर, स्कैंटी हो गया, स्कैंटी हेयर्स हो गया। इनमें जो हेयर डेंसिटी है वो बहुत कम होती है, सर के बाल जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। और इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो लोअर रहता है, लोअर बॉडी टेम्परेचर रहता है इनमें। और लो हार्ट रेट रहती है, लो हार्ट रेट भी रहती है, लो ब्लड प्रेशर भी रहता है। और इनका हेड जो है वो लार्ज होता है, लार्ज हेड थोड़ा सा लार्ज ही होता है। और लेग्स थिक होती हैं। और इनकी बेली जो होती है दैट इज पॉट बेली जिसे हम कहते हैं, पॉट बेली, वो स्वोलन जैसी दिखती है, पॉट बेली। और लेकिन चेस्ट इनका पिजन चेस्ट जैसा होता है, जैसे पिजन में होता है, बाहर निकला होता है, वैसे ही पिजन चेस्ट भी होता है। और इनकी जो टंग है वो प्रोट्रूडिंग होती है। प्रोट्रूडिंग मीन्स कि वो बाहर जैसे वो बाहर किसी की ज़ुबान निकलती है ना, वैसे ही दिखती है वो। और स्वोलन आईलिड्स होते हैं, नेक शॉर्ट होती है, स्किन ड्राई होती है। तो और अनकोऑर्डिनेटेड गेट, इनके जो चलने का अंदाज होता है दैट इज़ अनकोऑर्डिनेटेड। वो यहाँ पे मैं लिखूँगा अनकोऑर्डिनेटेड गेट हो गया। इनके चलने का अंदाज ठीक नहीं होता है, जब ये चलते हैं तो टांगें एक दूसरे से टकरा सकती हैं, चलने का अंदाज नॉर्मल नहीं होता है, एंड दिस इज क्रिटिनिज्म। ये तो बच्चों में होता है बिकॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। अब मिक्सिडीमा देखेंगे। मिक्सिडीमा भी हाइपोथायराइडिज्म ही है, थायरॉक्सिन हार्मोन की लेवल कम पड़ जाती है देन नॉर्मल। लेकिन दिस मिक्सिडीमा इज फाउंड इन एडल्ट्स,
क्रेटिनिज्म इन इन्फेंट्स एंड मिक्सिडिमा इन एडल्ट्स। और ये जो मिक्सिडिमा होता है इन एडल्ट्स, इससे क्या हो जाता है, अपेरेंस जो है दैट इज पफी अपेरेंस। पफी मीन्स वो स्वोलन जैसा इंसान दिखता है, क्योंकि उसमें फैट एक्यूमुलेशन बहुत होती है। फैट एक्यूमुलेशन, उसमें जो उसकी स्किन के अंदर जो फैट है ना वो जमा हो जाना शुरू हो जाता है। और इसमें भी लो BMR रहता है, लो बेसल मेटाबॉलिक रेट रहती है, लो हार्ट रेट रहती है, टेम्परेचर कम रहता है, और लो दिस ब्लड प्रेशर भी लो रहता है। तो ये तो हो गया इन एडल्ट्स अबाउट मिक्सिडिमा। गोइटर तो मैंने अभी आपसे कहा कि आयोडीन की कमी की वजह से हो जाता है, स्वेलिंग इन द नेक रीजन, तो उसे हम गोइटर कहते हैं। और उसके बाद मैंने एक्सोप्थेल्मिया कहा था, ग्रेव्स डिजीज़, वो किस वजह से हो जाता है, ग्रेव्स डिजीज़ होता है जब हाइपरथायराइडिज्म हो। हाइपर मीन्स हाइपरथायरॉयडिज्म, जो ऊपर भी मैंने लिखा था हाइपरथायराइडिज्म, यहाँ पे मैंने लिखा था हाइपरथायराइडिज्म, दैट इज कॉल्ड द एक्सोप्थेल्मिया और ग्रेव्स डिजीज़। तो अगर थायरॉक्सिन हार्मोन अब ज़्यादा निकलना शुरू हो जाए तो ग्रेव्स डिजीज़ हो सकता है। और ग्रेव्स डिजीज़ से ये कैसे हमें पता चलता है कि ग्रेव्स डिजीज़ इसकी क्या वो हम कैसे पहचान सकते हैं। इट इज़ अकम्पनीड बाय इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। इसमें भी थायराइड ग्लैंड जो है वो इनलार्ज हो जाता है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है। और उसके साथ साथ स्वेलिंग हो जाती है नेक रीजन में, और प्रोट्रूजन ऑफ आइज़ होता है, जिसकी वजह से हम एक्सोप्थेल्मिया इसे कहते हैं, प्रोट्रूजन ऑफ आइज़ हो गया। उसकी आंखें जो हैं वो जैसे बाहर निकली हुई होती हैं, तो दैट्स वाई वी कॉल इट एक्सोप्थेल्मिया, इसीलिए इसे एक्सोप्थेल्मिया भी कहते हैं। लेकिन इसमें BMR हाई रहता है, हाई BMR। अगर थायरॉक्सिन कम निकले तो लो BMR रहता है, लेकिन यहाँ पे हाई BMR हो जाता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो हाई रहती है, और इंक्रीज्ड एपेटाइट, भूख ज़्यादा लग जाती है। तो उसी के साथ इंक्रीज्ड हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर हाई होता है, हाई बॉडी टेम्परेचर या इंक्रीज्ड हार्ट रेट ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं इन लोगों में जिनमें कि एक्सोप्थेल्मिया या एक्सेसिव स्वेटिंग, ये जो स्वेटिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है, रेस्टलेसनेस होती है, चैन नहीं होता इन लोगों में, तो और सो भी नहीं अच्छे से पाते हैं, लिटिल स्लीप, और कभी कभार ट्रमर्स भी फील कर सकते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट द मिक्सिडिमा एंड ग्रेव्स डिजीज, एंड इट वाज ऑल अबाउट द थायराइड ग्लैंड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। सो एंड यू कैन वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, खुदा हाफिज़।